हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान, वेदर फोरकास्टिंग। तो दोस्तों आज हम देखेंगे मौसम पूर्वानुमान होता क्या है, मौसम पूर्वानुमान का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं और यह क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत जो है कृषि प्रधान देश है। हमारी अधिकतर आबादी गाँव में निवास करती है और कृषि पर निर्भर रहती है। तो मौसम जो है उसका कृषि में एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो भी खेती हमारी है वो मौसम की कंडीशंस पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि हर क्रॉप का अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है। उस क्रॉप को जब फेवरेबल इन्वायरमेंट, फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन मिलेगी तभी वो अच्छे से ग्रो करेगी, तभी अच्छे से ग्रोथ होगी क्रॉप की। अपने भारत में जो है वो फसल को मानसून का जुआ भी कहा जाता है खेती को, क्योंकि भारत की जो मानसून है उसका कोई भरोसा नहीं है, अनिश्चित मानसून है वो। कभी पता चले बारिश आ गई, कभी भूकंप आ गया, कभी बाढ़ आ गई, कभी तूफान आ गया। इसलिए हमारे भारत में जो कृषि है उसको मानसून का जुआ कहा जाता है। फसल उत्पादन और अगर जलवायु में देखें तो बहुत ही गहरा संबंध है। मिट्टी तथा वनस्पति जो है वो जलवायु की ही देन है, और प्रत्येक पौधा जो है वो एक निश्चित जलवायु में ही पैदा हो सकता है। मतलब जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसके लिए रिक्वायरमेंट जो है क्लाइमेटिक कंडीशन, उसी में ही वो अच्छे से ग्रो कर सकता है। अगर अपन उदाहरण स्वरूप देखें तो असम में जो है चाय की खेती होती है, बंगाल जो देखें वहाँ पे पटसन वगैरह की खेती होती है, पंजाब हरियाणा देखें तो वहाँ पे गेहूं की खेती होती है, और बात करें यूपी की तो यूपी में गन्ने की खेती होती है, राजस्थान में ज्वार बाजरा, और उड़ीसा छत्तीसगढ़ की बात करें तो धान की खेती होती है। क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो क्लाइमेट की कंडीशन है वो इन्हीं क्रॉप के लिए ऑप्टिमम है, ये ही क्रॉप अच्छे से ग्रो कर सकती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं वेदर फोरकास्टिंग होता क्या है। तो वेदर फोरकास्टिंग में हम क्या है, आगामी टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, एयर का जो वेग है इत्यादि का जो है हम अध्ययन करते हैं, पता लगाते हैं कि कैसे क्या होगा, आगामी जो है ये सब कंडीशन कैसी होंगी। वेदर जो फोरकास्ट है उसके 3 पहलू होते हैं। सबसे पहला होता है वेदर, दूसरा होता है सीज़न, तीसरा होता है क्लाइमेट। अब आप समझ लीजिए वेदर, सीज़न, क्लाइमेट। अब अगर हम बात करें तो वेदर जो है उसका फोरकास्टिंग किया जा सकता है 24 घंटे तक का, शॉर्ट टाइम के लिए होता है ये, कि अगले 24 घंटे में क्या होगा उसका अध्ययन करने के लिए हम करते हैं वेदर का अध्ययन, कि अगले 24 घंटे में तापमान कितना होगा, हवा का प्रवाह कैसा होगा, कोई तूफान वगैरह आने की संभावना थोड़ी है, और ह्यूमिडिटी कितनी होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी, ये सब सिस्टम देखते हैं। फिर हम सेकंड नंबर पे आ जाते हैं सीज़न। तो सीज़न जैसे बड़ा होता है अपने आप देख लेते हैं कि कभी ग्रीष्म ऋतु आ गई, बसंत ऋतु आ गई। तो सीज़न में क्या है, 3 से 4 महीने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 3 से 4 महीने तक कैसी वेदर रहेगी, कौन से सीज़न में कैसी वेदर रहेगी। और अगर हम बात करें क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट जो है वो लंबे समय के लिए अध्ययन होता है। पहले ये 32 वर्षों का था, अब शायद एक और कालम जुड़ गई है 19 वर्ष। तो 19 वर्ष और 32 वर्ष आगामी जो है अंदाज़ा लगाते हैं। तो दोस्तों एक बात, सिंपल सी बात है, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा होगा। मान लीजिए आप खुद पे लगा लीजिए कि आपको किसी चीज़ के बारे में, आपके जीवन के किसी चीज़ के बारे में, आपकी लाइफस्टाइल के किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाना है, तो आप अगले 60 सालों के बारे में सोचेंगे वो ज़्यादा परफेक्ट होगा, या फिर अगले 24 घंटों के बारे में जो सोचेंगे कि भाई अगले 24 घंटों के बारे में आपने सोचा कि मुझे यहाँ पे जाना है, ये काम करना है, आपके जो करंट डाटा है उनसे, कि मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस से फिर घर आना है, फिर खाना बनाना है, खाना खाना है, जो भी कुछ करना होगा, तो जो 24 घंटे का होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा कि 60 साल वाला। तो सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेट माना जाता है वो वेदर फोरकास्टिंग में जो है वो वेदर को माना जाता है, इसलिए बोलते हैं मौसम पूर्वानुमान। और ये जो वेदर फोरकास्टिंग है ये 100% सत्य हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा टीवी में न्यूज़ एंकर जो दिखाते हैं कि बारिश हो सकती है, बारिश होने की संभावना है, इतनी बारिश हो सकती है, कभी ऐसा नहीं कहते कि होगी। कहीं पे तेज आंधियों के साथ छींटे पड़ेंगे, कहीं पे और कुछ होगा, इस टाइप की बातें करते हैं वो। अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन आपने देख लिया, सबसे पहला वेदर, वेदर होता है 24 आवर की फोरकास्टिंग। उसके बाद आपका होता है सीज़न, सीज़न होता है 3 to 4 मंथ, 3 to 6 मंथ की फोरकास्टिंग। और क्लाइमेट, क्लाइमेट होगा 19 ईयर और 32 ईयर, 19 साल और 32 साल, इसका एक बना हुआ है क्राइटेरिया, उसके हिसाब से फोरकास्टिंग होती है। बात करें कि वेदर फोरकास्टिंग की ज़रूरत क्यों है, आखिर क्यों करते हैं, काहे को अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कृषि में महत्व, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया भारत में कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, कि खेती जैसे हमें कुछ करनी है तो हमें बारिश कब आएगी, मानसून कब आ रही है, भारत में पूरा उसका ज्ञान होना चाहिए कि कब बारिश होगी, क्योंकि हमारी फसल बर्बाद हो सकती है। हो सकता है हम कल ही बीज बो के आए, आज बहुत तेज़ बारिश हो गई, सारे बीज खराब हो गए। तो कृषि का जो क्षेत्र है, फसल लगाने का जो काम है, उसमें बारिश का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रॉप बीज को लगाने से लेके क्रॉप की हार्वेस्टिंग तक
मैच्योरिटी के टाइम हो गया, फ्लावरिंग के टाइम हो गया, हार्वेस्टिंग के टाइम हो गया। तो एक बारिश का और मौसम पूर्वानुमान का बहुत बड़ा महत्व है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। दूसरा अपन देखते हैं ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में। तो ट्रांसपोर्ट में मान लीजिए आपको एक ट्रक में एक कॉटन भर के लेके जाना है, महाराष्ट्र से कहीं दूसरी जगह लेके जाना है। तो अगर आपको पता चल गया कि भाई मौसम ख़राब है, तो आप उसी हिसाब से गाड़ी की व्यवस्था करेंगे, तिरपाल वगैरह ढक के लेके जाएंगे। तो ट्रांसपोर्ट का जो क्षेत्र है, आपको चीनी लेके जानी कहीं पे, तो बारिश वारिश ना आ जाए इसलिए आप पूरा इंतजाम करके चलेंगे। ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र हो गया, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो गया। इसके बाद है उड्डयन, जो हवाई जहाज़ वगैरह का उड्डयन होता है, उसमें मौसम का बहुत बड़ा योगदान है। वो पहले पूरा मौसम की जानकारी देख लेते हैं, कहीं ऊपर में कोई चक्रवात वगैरह ना जनरेट हो जाए, कोई तूफान वगैरह ना आ जाए, ताकि किसी यात्री को कुछ नुकसान ना हो जाए। तो उड्डयन के क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्व है इसका। तो मत्स्य के क्षेत्र में देखते हैं, जो मछुआरे हैं, मछली पकड़ने जाते हैं, समुद्र में हो गया या और कहीं एरिया में हो गया, तो उनको मौसम की जानकारी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई साइक्लोन वगैरह कुछ चक्रवात ऐसा जनरेट हो गया तो वो फंस सकते हैं, उनको जान की क्षति हो सकती है। तो वो भी मौसम के अकॉर्डिंग ही चलते हैं सब। टूरिज़्म की बात करें तो जैसे मान लीजिए आपको घूमने जाना है कहीं पे, कोई भी एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे घूमने जाना है, तो आप उसके बारे में देखेंगे पहले कि हाँ भाई वहाँ बारिश में जाना ठीक रहेगा, वहाँ पे कौन से मौसम में जाना ज़्यादा उचित है। मान लो कहीं पे ठंडा एरिया है कोई, वहाँ पे ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, मान लीजिए आपको शिमला जाना है, आपने देख लिया वेदर फोरकास्टिंग पे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है, पूरे रोड जाम है, तो आप वहाँ पे ना जाएँ। मतलब टूरिज़्म के क्षेत्र में भी जो ये वेदर फोरकास्टिंग है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद हेल्थ का देख लेते हैं कि वेदर फोरकास्टिंग हेल्थ के लिए, क्योंकि जैसे बरसात का मौसम शुरू होता है, उस समय पे लोगों की तबीयत वगैरह ख़राब होती है, थोड़ा सा क्या है, मौसम एकदम से चेंज होता है। जैसे अचानक से ठंडी आती है तो बच्चों में जुकाम वगैरह, सर्दी वगैरह की प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा। हेल्थ को लेके देखें तो भी वेदर फोरकास्टिंग जो है बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एजुकेशन में देखते हैं, एजुकेशन फील्ड में भी बहुत ज़रूरी है। जैसे बिहार में अभी बाढ़ वगैरह आई थी पहले, तो स्कूल वगैरह बंद हो गए थे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे कहीं जो ऐसे एरिया हैं, कोस्टल एरिया हैं, जहाँ पे आंधी तूफान आते हैं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कुछ तूफान आ जाते हैं, चक्रवात आ जाते हैं, तो स्कूल वगैरह बंद हो जाता है, कॉलेज वगैरह बंद हो जाते हैं सारे। अब दोस्तों देखते हैं टाइप्स ऑफ वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली जो अपना फोरकास्टिंग होता है वो 3 तरह की होती है। सबसे पहले होती है शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज की जो फोरकास्टिंग होती है वो 24 घंटे के बीच की होती है, 24 घंटे का अपन अंदाज़ा लगाते हैं। और है मीडियम फोरकास्टिंग, ये 24 घंटे से लेकर 7 दिन की होती है। इसमें अपन 24 घंटे से लेकर 7 दिन के बीच की वेदर की कंडीशंस कैसे कैसे होने वाली हैं उसका अंदाज़ा लगाते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आपकी आती है लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज में अपन क्या करते हैं, 7 दिन से लेके 6 महीने तक की वेदर की कंडीशंस का अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या क्या होने वाली है। तो अपन ने देखी टाइप्स ऑफ वेदर फोरकास्टिंग 3 प्रकार की होती है, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज। ठीक, अब देख लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की विधियाँ, कि भाई पूर्वानुमान तो लगाते हैं लेकिन लगाते कैसे हैं। तो सबसे पहला इसका सिस्टम है डाटा कलेक्शन। तो डाटा कलेक्शन करते हैं, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, ये सब चीज़ का जो है एयर वेलोसिटी हो गई, ये सब चीज़ का उसी के अकॉर्डिंग उसको एनालिसिस करके फिर जो है फोरकास्टिंग की ओर बढ़ते हैं। तो अब डाटा कलेक्शन तो हो गया, ये डाटा अब मिलेगा कहाँ से। तो इसी 4 तरह से डाटा कलेक्ट किया जाता है, बताते हैं हम आपको। सबसे पहला होता है लैंड बेस्ड स्टेशंस, जो धरती पे हैं स्टेशन डाटा कलेक्शन के। जैसे हर एयरपोर्ट पे हो गया एक डाटा कलेक्शन का स्टेशन होता है, उससे पूरे डाटा लिए जाते हैं कि वहाँ पे कैसा टेम्परेचर है, कैसे ह्यूमिडिटी है, कितना एयर का वेलोसिटी है पूरा, और उस डाटा को कलेक्ट किया जाता है। दूसरा हो गया वाटर बेस्ड स्टेशंस। तो वाटर बेस्ड स्टेशन में क्या होता है, अब समुद्र के बीच का या फिर और कहीं का सिस्टम लेना है, डाटा लेना है, तो एक अलग तरह के शिप्स होते हैं जिनमें बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, ये सब पूरे जितने भी यंत्र हैं सब लगे रहते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट है उनको लेके शिप जो है वो पूरा घूमते रहता है और डाटा कलेक्शन करते रहता है अलग अलग, और फिर उस डाटा को बाद में दिया जाता है और एनालिसिस किया जाता है। अब एक होता है एयर बेस्ड। एयर बेस्ड में अब एयर का डाटा लेना होता है, वायुमंडल में जो है एयर का। तब सोचेंगे कि भाई ठीक है, वाटर में तो ले लिया और धरती पे भी ले लिया, लैंड बेस्ड में ले लिया, वाटर बेस्ड में ले लिया, तो अब हवा में कैसे डाटा लेंगे। तो दोस्तों अब हम एयर बेस्ड जो स्टेशन है वेदर डाटा कलेक्शन के, उसमें देखते हैं। इसमें क्या होता है, मौसमी गुब्बारे होते हैं, जो हॉट एयर बलून्स जिन्हें बोला जाता है, मौसमी गुब्बारे। इसमें क्या है, पूरे इंस्ट्रूमेंट फिट कर दिए जाते हैं, टेम्परेचर के लिए अलग, ह्यूमिडिटी के लिए अलग, एयर का जो वेलोसिटी है उसके लिए अलग। और क्या है, इस गुब्बारे को ऊपर उड़ा दिया जाता है। तो जब बहुत ऊपर पहुंच जाता है मौसमी गुब्बारा, तो एयर का जो डेंसिटी डिफरेंस है, एयर प्रेशर डिफरेंस है, उसके कारण ऊपर जाके ये गुब्बारा फट जाता है। और फटने के बाद इसमें पैराशूट की व्यवस्था पहले से होती है। जैसे ही गुब्बारा फट जाता है तो फिर पैराशूट जो है वो ऑटोमेटिक खुल जाता है, और ये गुब्बारा फट जाता है और पैराशूट खुल जाता है। उसके बाद ये जो है इंस्ट्रूमेंट जो लगे हुए थे वो पैराशूट उनको लेके धीरे 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 धरती पे आता है, और वो जो है
ऊपर से नीचे लेके आता है, तो हर एयर का जो डिफरेंस आते जाता है ऊपर से अकॉर्डिंग टू हाइट डिफरेंस, वो पूरे डाटा को कलेक्ट करते करते आता है और नीचे फिर उन्हीं इंस्ट्रूमेंट की सहायता से वो डाटा पूरा कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद चौथे टाइप की अगर बात करें तो होता है स्पेस बेस्ड स्टेशन। तो इसमें जो आप जो है स्पेस से डायरेक्ट जो डाटा का कलेक्शन है वो हमें देते हैं। उसके बाद आता है जैसे डाटा कलेक्शन का काम हमारा कंप्लीट हो गया, हमने लैंड बेस्ड स्टेशन से वाटर बेस्ड स्टेशन हो गया, एयर बेस्ड स्टेशन हो गया, स्पेस बेस्ड स्टेशन हो गया, यहाँ से हमने डाटा कलेक्शन कर लिए। उसके बाद इन डाटा का जो है प्रोसेसिंग, इन डाटा को एक सुपर कंप्यूटर में अरेंज करके इनका पूरा प्रोसेसिंग किया जाता है। जब पूरा प्रोसेसिंग किया जाता है, इसको पूरा ढंग से जमाया जाता है, पूरा प्रोसेसिंग, लास्ट काम होता है वो होता है डाटा का एनालिसिस। थर्ड जो पॉइंट है डाटा का एनालिसिस। तो जो डाटा हमने प्रोसेस किया है, उस प्रोसेस डाटा का जो है एक्सपीरियंस्ड आदमी से, जो इस फील्ड में पहले से एक्सपीरियंस हो, जिसको बहुत ज़्यादा अनुभव हो, वो सब इस डाटा का एनालिसिस करते हैं और उसके हिसाब से फिर फॉरकास्टिंग करते हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर इतना था, वहाँ पे ये था, इसके बाद आगे ये होने की संभावना है, यहाँ पे बारिश होने की संभावना है क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी थी, नेचर में इतनी नमी पाई गई, ये सब सिस्टम देखते हैं। उसके बाद जो है वेदर के फॉरकास्टिंग करते हैं। कमियाँ क्यों हैं, कहाँ पे कमियाँ हैं, मतलब ये प्रॉपर क्यों नहीं हो पाता है, प्रॉपर जो रिपोर्ट क्यों नहीं आ पाती है। तो इसमें कमियाँ है कि सबसे पहले जो हमारा नेटवर्क है, जो स्टेशंस हैं हमारे, लैंड बेस्ड हो गया, वाटर बेस्ड हो गया, वो प्रॉपर डेंस नहीं है, बहुत दूर दूर में है। जहाँ पे एयरपोर्ट है वहाँ पे आपके लैंड वाले हो गए, और समुद्र में भी जो आपके चलते हैं वाटर बेस्ड वे, तो उनका जो नेटवर्क है बहुत ज़्यादा डेंस नहीं है, जिसके कारण क्या है डाटा एकदम एक्यूरेट नहीं हो पाता। अब मान लो क्या है, यहाँ पे बारिश हो रही है, 2 किलोमीटर दूर पे बारिश नहीं है, तो नेटवर्क का डेंस होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें जो डाटा है वो एकदम प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं। ये थोड़ी सी कमियां हैं। इस तरह हम देखें तो रेगुलरली जो है डाटा को कलेक्शन और एनालिसिस नहीं किया जाता। अब मान लीजिए एक आदमी जिसकी ड्यूटी लगी है डाटा कलेक्शन के लिए, आज बारिश हुई है और उसका एनालिसिस उसका जो डाटा का कलेक्शन है वो कर रहा है 15 दिन बाद, तो 15 दिन बाद उसमें हो सकता है और कहीं से पानी आ जाए, कोई शरारती तत्व डाल दें या फिर और कुछ हो जाए। रेगुलरली डाटा का कलेक्शन और हॉनेस्टली डाटा का कलेक्शन ना होना भी एक बहुत बड़ी वजह है जिससे ये जो रिजल्ट्स हैं वो सही नहीं आते हैं। देखते हैं कि इंडिया का जो मानसून है वो अनसर्टेन है और इरेगुलर है, मतलब उसका कोई भरोसा नहीं है, अनिश्चितता भरा है, वो कुछ भी हो सकता है, एक पल में बारिश हो जाए, अगले पल में सूखा पड़ जाए सिस्टम। तो इसलिए जो इसका वेदर का जो अनुभव करना है, जो अनुमान लगाना है, वो इतना आसान नहीं होता। अपना क्लाउड्स का नेचर है वो इरेटिक नेचर है, मतलब अनियंत्रित है, अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है। जैसा आपने देखा यहाँ बारिश हो रही है, दूसरे पॉइंट पे बारिश नहीं हो रही है, तो बादलों का जो नेचर है, इरेटिक नेचर, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण हम जो है फॉरकास्टिंग एकदम एग्जैक्ट नहीं कर सकते। हमारी फॉरकास्टिंग जो है वो एक्यूरेट नहीं हो पाती, क्योंकि वेदर जो है देखते हैं कल्चरल और फिजिकल जो कंडीशन है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा जंगल था, उसमें बहुत सारे पेड़ काट लिए गए, तो वहाँ का जो डेंसिटी है, जंगल की डेंसिटी है फॉरेस्ट की, वो कम हो गई, तो अकॉर्डिंग टू वहाँ पे जो क्लाइमेट है उसमें भी चेंज हुए होंगे बहुत सारे। जो ऊपर का क्लाइमेट है, एयर में कहीं पे प्रेशर में अंतर आया होगा, कुछ भी होगा, तो वहाँ पे चेंज हो गया। मान लीजिए एक पहाड़ था, उसको आपने खनन कर लिया, पहाड़ तोड़ दिया, ब्लास्टिंग से उड़ा दिया, कोई रोड निकलना था, तो वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें जो परिवर्तन आया, उसके कारण उसके वेदर पे भी फ़र्क पड़ता है। तो ये भी अपने इंडिया में एक कारण है। और उसके बाद अपन एक पॉइंट की बात करें तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस। मान लीजिए कोई नया बंदा है जिसको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, उसको आपने डाटा कलेक्शन का काम दे दिया, बिना मॉनिटरिंग के आप उससे डाटा कलेक्शन करवा रहे हैं, तो वो आदमी इतना प्रॉपर वे में नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है उस काम करने का। तो वो जो करेगा उससे इसमें त्रुटि आएंगी, बहुत सारे एरर्स आएंगी, इसलिए जो फॉरकास्टिंग का काम जो है वो कठिन हो जाता है थोड़ा सा, मतलब उसके रिजल्ट जो है इम्प्रॉपर आते हैं, एक्यूरेट नहीं आते हैं। तो ये मौसम विभाग का जो फॉरकास्टिंग का काम है, ये आईएमडी देखता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और ये इसका मुख्य जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यू दिल्ली में, और फंक्शनल हेडक्वार्टर है इसका वो पुणे में स्थित है, जहाँ से पूरे डाटा के कलेक्शन करके एनालिसिस किया जाता है और वहाँ पे वेदर की फॉरकास्टिंग की जाती है।